देखिएगा, अपन ने पिछले क्लास में चर्चा की एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और उसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन। अब शेष जो उद्योग अपने छोटे मोटे इनकी पर चर्चा कर लेते हैं। इनमें एक उद्योग आ रहा है चेन उद्योग। चेन उद्योग से अपने क्या प्रश्न बनता है? नंबर 1 का कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। आप कहेंगे कृषि आधारित पहला बड़ा उद्योग कौन सा है? आपका जवाब निकल के आएगा कि कृषि आधारित जो पहला बड़ा उद्योग है सर वो उद्योग कौन सा है? मैं बता, कृषि आधारित पहला बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। और चीनी उद्योग की जब बात आती है तो कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग। आप यूं कह सकते हैं कि कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग ये कौन सा है? आपका उत्तर बनेगा कृषि आधारित दूसरा जो बड़ा उद्योग है, ये आपका साथ में आ जाता है कौन सा? चीनी उद्योग कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। आप कहेंगे पहला बड़ा कौन सा है? तो मैंने कहा पहला जो बड़ा उद्योग है वो आ जाता है कृषि पर आधारित कौन सा? सूती वस्त्र। उसका कच्चा माल क्या था? आप कहेंगे सर उसका कच्चा माल तो कपास था। उसका कच्चा माल कपास था तो इसका कच्चा माल क्या है? ताकि वोट कर लेना, इसका जो कच्चा माल है वो आ जाएगा कौन? आप कहेंगे इसका कच्चा माल गन्ना। अब एक चीज पर भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं तो क्या आप इस बात को जानते हैं कि गन्ना वर्ष भर तो हो नहीं सकता? गन्ने की वजह से गेहूं की चावल की ऋतु होती है जिसे अपन सबसे प्रारूप कहते हैं। भाई साहब रबी खरीफ जायद कहीं ना कहीं तो होता है। हाँ होता है, खरीफ में होता है। पक्का पक्का। अब ये होता है तो इसका मतलब वर्ष भर नहीं होता। जब गन्ना होगा उस टाइम खेती हो जाएगी, सॉरी चीनी बन जाएगी, नहीं होगा नहीं बनेगी। ज्यादा स्टोर तो कर ही नहीं सकते ना, इसलिए चीनी उद्योग को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर बन जाएगा चीनी उद्योग को अपन मौसमी उद्योग के नाम से। तो आज भी अपन देखते हैं भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद में कौन? महाराष्ट्र है। तो यही चीनी के दो क्या है? आप कहेंगे बड़े उत्पादक राज्य। बात आती है कि अपने महाराष्ट्र के अंदर चीनी का उत्पादन कहां था? ताकि वो कीजिएगा, महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन एक होता है अहमदनगर में, ये चीनी उत्पादन का प्रमुख केंद्र। एक होता है महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कोल्हापुर के बाद में एक होता है महाराष्ट्र के ही सोलापुर, यानी महाराष्ट्र का कोल्हापुर, महाराष्ट्र का सोलापुर और अहमदनगर। इन तीनों में क्या होता है? तो अपन कहेंगे इन तीनों में महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन। महाराष्ट्र के आगे लिखिएगा, ये चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र। यूं ही जब बात आती है कि जब उत्तर प्रदेश की अपन चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश में चीनी कहां होती है? उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन मेरठ में होता है, इसके अलावा सहारनपुर में होता है, इसके अलावा यूपी के अंदर चीनी सर बिजनौर में होती है, बिजनौर के अलावा बात करते हैं तो देवरिया में होती है, देवरिया के अलावा बात करते हैं तो आपका मुजफ्फराबाद में होती है, गोरखपुर में होती है। ये चीनी के प्रमुख क्या है? मुजफ्फराबाद। इन तमाम जो जगह है यहाँ पर चीनी होती कहां भी होती है। अब बात आती है पहले चीनी संयंत्र की स्थापना, ये 1904 में की जाती है। कहां की जाती है? तो आपका उत्तर आएगा मारोहरा, बिहार में। भारत का पहला चीनी संयंत्र कहां लगाया गया? 1904 में। कहां लगाया जाता है? मारोहरा, बिहार में। ताकि बात याद रखना, पहले ब्राजील का प्रथम स्थान आता था, लेकिन हाल फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान। बदलते भी रहता है आंकड़े, लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाएगा तो चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान, नंबर 1। यानी चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप कहेंगे प्रथम स्थान है। पहले किसका आता था? ब्राजील का। अब किसका आता है? अपने किसका? भारत। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो चीनी मिल ये कहां पे? तमिलनाडु। और अगर चीनी के लिए अनुकूल, अगर मैं जलवायु की बात करता हूं, अनुकूल परिस्थितियों की बात करता हूं, तो ये भी दक्षिण भारत में ही ज्यादा पाई जाती है। लेकिन यहां पर बात करें कि चीनी होती कहां पे वास्तविक स्थिति में? तो उत्तर प्रदेश में होती है, आपका महाराष्ट्र में होती है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत, उत्पादक उपभोक्ता। आगे बात आती है रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग का जो केंद्र है आप अपने भारत में कहां है? कर्नाटक में। और रेशम का कीट पालन करना, यानी वो रेशम कीट पालन ये क्या कहलाता है? भाई साहब आपका जवाब बनेगा रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? आपका उत्तर बनेगा रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना। किस नाम से जाना जाता है? रेशम कीट का जो पालन है ये सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं रेशम उद्योग का केंद्र कर्नाटक। बात आती है कि रेशम को क्या कहता है? रेशम को वस्त्रों की रानी कहते हैं। रेशम को क्या कहता है? वस्त्रों की रानी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार रेशम मिल बोले तो ये कहां स्थापित की जाती है? आप कहेंगे 1832 में हावड़ा, पश्चिम बंगाल। आज पश्चिम बंगाल के आती पहला सूती वस्त्र का केंद्र 1818 में, और बिलासपुर में खोला गया था, ये भी पश्चिम बंगाल में ही तो था। बात करेंगे जूट मिल की, पहली जूट मिल की स्थापना भी कहां की गई थी? तो आपका उत्तर बनेगा वो भी सर पश्चिम बंगाल के रिशरा में की गई। बात यहाँ रेशम की, तो रेशम की कहां की जाती है? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। लेकिन वर्तमान में केंद्रित कहां पे है उद्योग करना है? बोलिएगा क्या आगे? यानी वर्तमान में इस उद्योग का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? तो आपका उत्तर बनेगा वर्तमान में ये उद्योग जो केंद्रित है ये कहां पर केंद्रित है? भाई साहब आपका जवाब बनेगा ये कर्नाटक में केंद्रित। कहां केंद्रित है भैया? चलें आगे। अब इसके बाद फिर आगे बात बनेगी कि रेशम उद्योग से संबंधित और क्या चीजें बन सकती हैं। देखिएगा रेशम कई प्रकार का होता है। आप यूं कह सकते हैं भारत में मलबरी रेशम, तसर, मूंगा, गिरी और गिरी आदि रेशम होते हैं। आदि रेशम का उत्पादन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से रेशम एक बार मैं बता देता हूं। यानी भारत के अंदर मलबरी रेशम भी होता है, भारत में टसर रेशम भी होता है, भारत में मूंगा रेशम होता है और भारत में गिरी रेशम। ये सारे के सारे भारत में होते हैं। बोले सॉरी, भारत में मलबरी रेशम, भारत में टसर रेशम, भारत में मूंगा रेशम और बात करते हैं भारत में गिरी रेशम। अब टसर में भी तो होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है ओक टसर। एक ट्रॉपिकल टसर, एक ओक टसर। आप कहेंगे क्या लग रहा है? ये आपका रेशम के प्रकार है, रेशम के कीट जो पाले जाते हैं उनके ये प्रकार हैं। कौन से? मलबरी रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम और रेशम। बात आती है कि रेशम उद्योग के केंद्र कौन कौन से हैं। यहाँ नंबर 1 पे बात कर रहे हैं कर्नाटक। और जब कर्नाटक की बात आएगी तो साथियों वो करना, कर्नाटक की बात आती है आप मैसूर को नहीं भूलें, कर्नाटक की बात आती है आप बेंगलुरु को नहीं भूलें, और बेंगलुरु जब आ जाएगा तो बेलगाम को भी नहीं भूलना। यानी ये कर्नाटक में क्या है? आपका उत्तर बनेगा सर ये कर्नाटक में रेशम उद्योग के केंद्र है। और इसके साथ आपको याद रखना कर्नाटक में ही खोला। इसके बाद फिर बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश ये भी रेशम का मुख्य अपन कहें कि उत्पादन करता है। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन से स्थान है सुनिएगा मैं बताता हूं। एक आता धर्मावरम आंध्र प्रदेश का। इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो नारायणपेट, नारायण का पेट नहीं है, सीधा नारायणपेट है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद में रायादुर्गम,
का है। बात आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर बताते हैं, तमिलनाडु में जैसा अपन पढ़ के आए थे सूती वस्त्र में, कोयम्बटूर आया था, बिल्कुल आया था, तो यहाँ पर रेशम भी होता है। कोयम्बटूर के बाद में अगर आपको याद हो तो यहाँ तंजावुर नाम का स्थान भी आया था, बिल्कुल यहाँ भी रेशम होता है, सूती वस्त्र भी होता है। एक अपन ने सेलम नाम का स्थान पढ़ा है, यहाँ भी आपका क्या होता है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, तो कांचीपुरम, कांचीपुरम, इस कांचीपुरम में भी रेशम। फिर आगे चले सर पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में रेशम कहाँ का हो, बोल करना पश्चिम बंगाल में एक तो आएगा मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में होता है। फिर आगे चलते हैं तो एक विश्वा नाम की जगह आती है, वहां पे होता है। फिर आगे चलते हैं तो एक भजभज नाम की जगह आती है, यहाँ पे होता है। फिर आगे चलते हैं तो एक टीटागढ़ नाम, टीटागढ़ में तो फिर नहीं होता ज्यादा, विष्णुनगर, विष्णुपुर या नगर, यहाँ पे याद रह जाएगा तब मुर्शिदाबाद, विश्वा, भजभज, विष्णुपुर। पर्सन पूछने का तरीका क्या हो सकता है, तरीका एक ही हो सकता है कि स्थान दे दे रेशम के लिए प्रसिद्ध स्थानों को तुम्हें लिख दीजिए, तो अपने को याद रहेगी कौन सा स्थान था। इसके बाद में पंजाब में भी होता है, पंजाब में जो रेशम होता है ये अमृतसर में भी होता है, रेशम उद्योग जो केंद्रित है। अमृतसर के साथ साथ आप कहेंगे लुधियाना में भी केंद्रित है, अमृतसर में, लुधियाना में। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि होशियारपुर में, होशियारपुर। और लास्ट में आपको याद रख लेना है कि कर्नाटक के अंदर यानी केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय रेशम बोर्ड इसकी स्थापना कहां की जाती है, आप कहेंगे ये कर्नाटक केंद्र की जाती है, कब की जाती है 1948। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कहां की जाती है, कर्नाटक में, कब की जाती है 1948। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको ध्यान से देखते जाना और लिखते जाना। अच्छा, इसके बाद साथियों क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पे है, आपका उत्तर बनेगा सर ये मैसूर में है, और मैसूर बोले तो करना। इसके बाद में केंद्रीय गिरी रेशम, गिरी रेशम काल है, अब लिखेंगे केंद्रीय गिरी रेशम, केंद्रीय गिरी रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब साथियों गिरी जो रेशम है ना, ये मुख्य रूप से मेघालय वाले बेल्ट में, असम वाले बेल्ट में, मणिपुर वाले बेल्ट में होता है। आप कह सकते हैं इसमें कि मेदी पाथर नाम का स्थान है, और ये है कहां पे, नेपाल, यहां पे इसका अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद में आता है केंद्रीय टसर रेशम, केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहां पे, आपका उत्तर बन जाएगा केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है ये आपका जाता है रांची में। आप कहेंगे रांची कहां पे है, रांची के झारखंड, रांची कहां पे आ जाएगी, झारखंड। कौन सा, केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है ये है रांची, झारखंड। चले आगे। इसके बाद फिर बात आती है अपनी क्या, सुनिएगा, ये जूट उद्योग। जैसे रेशम उद्योग में मैंने कहा पहला कहां खोला गया, पश्चिम बंगाल में, उसी प्रकार रिसरा नाम के स्थान पर 1854 में, और कई जगह आपको 1855 में मिल जाएगा, ज्यादा सी को टेंशन लेनी नहीं है, 1854-55 में ही खोला गया था, यानी 55 में से उत्पादन हो गया था, इसलिए वित्तीय वर्ष 1854-55 का था, उसके अंदर इसकी स्थापना की गई, तो कई जगह 1854 की जगह 55 मिल सकता है। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना ये की कहां जाती है, आपका उत्तर आएगा पश्चिम बंगाल में, कहां पर, हरिशरा में की जाती है, हरिशरा। फिर आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल ये जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बिंदु है, और जूट उद्योग की जब बात आई तो यहाँ याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में टीकागढ़, पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना भजभज, वो वाला ही भजभज जो भी पीछे पड़ गया, पश्चिम बंगाल में याद रखना हावड़ा, याद रखना है। ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र जो किसके लिए जाने जाते हैं, पर कहेंगे जूट के। और आज जब पश्चिम बंगाल से आगे आती तो पश्चिम बंगाल के बाद में अपन कहेंगे कि दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य है ये कौन सा आ जाता है, बिहार है। तीसरा फिर असम आ जाएगा, यानी पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा बिहार है, और तीसरे अगर राज्य की बात करते हैं कि कौन सा राज्य है जहां पर आपका जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बिंदु है, तो आपका उत्तर बनेगा तीसरा असम राज्य। फिर बात करते हैं कि ये जो जूट है इसके लिए जूट निगम या पटसन निगम की स्थापना कहां की जाती है, कोलकाता। आगे लिख लीजिएगा कि जूट निगम, इस जूट निगम की स्थापना कहां की जाती है, आप कहेंगे जूट निगम की स्थापना कोलकाता में की जाती है। प्रश्न बनेगा कब की जाती है, आपका उत्तर आ जाएगा 1973 में की जाती है। केंद्रीय जूट निगम इसकी स्थापना कब की जाती है, तो आप कहेंगे ये 1973 में। जबकि अगर प्रश्न बने कि जूट बोर्ड की स्थापना कब की जाती है, ये अलग से 2010 में स्थापित किया जाता है, और जब जूट नीति की बात आती है तो 2005। प्रश्न बनेगा कि भारत सरकार ने पहली बार एक व्यवस्थित तरीके से जूट नीति ये कब जारी की, आपका उत्तर आएगा 2005। कब जारी की, 2005। जूट निगम का, जूट निगम कह दो, पटसन निगम कह दो, ये 1971 के अंदर बात आती है जूट निगम और पटसन निगम के बाद में जूट बोर्ड कब स्थापित किया जाता है, 2010। कौन ही वस्तु, अब देखिएगा पहली उनकी ये कहां खोली जाती है, 1876 में कानपुर में खोली जाती है। कानपुर का नाम आते ही आपके सामने आता है यूपी, इसका मतलब क्या, यूपी उन उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन पंजाब में भी फिलहाल जाना है। यूपी में कौन से जाने जाते हैं, यूपी का मिर्जापुर जाना जाता है, कानपुर तो आपने देख ही लिया क्या लिखना, और इसके अलावा आपका जो शाहजहांपुर है ये भी आपका उद्योग के लिए जाना जाता है। ये पहली मिल 1874 में कानपुर में खोली गई थी। अगर मैं इसी की बात करता हूं 1881 ये मिल खोली जाती है धारीवाल पंजाब, यानी धारीवाल है कहां पे, पंजाब में, और यहाँ एक और सूती वस्त्र की मिल खोली जाती है। अब 1881 में सूती वस्त्र की मिल ये कहां खोली जाती है, आपका उत्तर बनेगा सर ये धारीवाल पंजाब में खोली जाती है। कहां खोली जाती है, धारीवाल पंजाब में खोली जाती है। क्या खोली जाती है, आपका उत्तर बनेगा 1881 के अंदर धारीवाल पंजाब के अंदर सूती वस्त्र मिल खोली जाती है। तो सूती वस्त्र का नाम है ऊनी वस्त्र। अब 1881 में कहां पर, क्या कहला, धारीवाल ही नहीं, पंजाब में तो सर अन्य केंद्रों की जब बात करता हूं तो अमृतसर का नाम दिया था, अमृतसर भी पंजाब में आता है, लुधियाना भी पंजाब में आता है, और यहाँ का भी आपका ऊनी वस्त्र प्रश्न। बात आती है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहां पे, जोधपुर में। और जब इसकी बात चल ही पड़ी तो मैं आपसे यूं पूछूं कि केंद्रीय ऊन मंडी कहां पे, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ये आपके अपने हमारे बीकानेर कहां पे है, बीकानेर। याद रहेगा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड तो जोधपुर में है, लेकिन ऊन मंडी कहां पे, भाई साहब गौर कीजिएगा, ऊन मंडी बीकानेर में है। ऊन मंडी कहां पे, बीकानेर। अब बात आती है नेक्स्ट कागज उद्योग। तो कागज के लिए
कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सी लुगदी का? आप कहेंगे सेल्यूलोज लुगदी का। कौन से उद्योग में? कागज उद्योग में। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कौन सी का? सेल्यूलोज, याद रखिएगा। तो सेल्यूलोज लुगदी है, ये कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और भारत में पहली पहली कागज मिल एक प्राचीन ढंग से मैं बात करूं, ये कहां खोली जाती है पुरानी तकनीकी से? ये मद्रास के ट्रंकवार में खोली जाती है। लेकिन बात करते हैं कि पहला सफल कारखाना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहां कर लीजिएगा 1822 की जगह है आपको कर लेना 1812। 1812 के अंदर साथियों क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे 1812 ईस्वी में सेरामपुर नाम का स्थान है, और सेरामपुर है कहां पे? पश्चिम बंगाल में, यहां पर खोला जाता है। और फिर आगे चलते हैं तो 1812 के बाद में अगर मैं फिर बात करता हूं, यहां पर 1867 में कारखाना ये पश्चिम बंगाल में भी खोला जाता है। पश्चिम बंगाल में एक और कारखाना खोला जाता है। ये वाला पहला आधुनिक कारखाना था। पहला कागज मिल 1716 में खोली थी, 1812 में। इसके बाद में बड़े स्तर पर अपन यूं कहें 1867 में पश्चिम बंगाल में खोली जाती है। बात आती है अखबार का कागज जहां बनता है वो कहां बनता है? ये सर नेपाल नगर में बनता है। अखबार अंग्रेजों के जाने के बाद चलेगा, पहले से चलने दे, लेकिन याद रखिएगा मैं आपको याद करवा रहा हूं 1947 के अंदर, यानी भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारत की स्वतंत्रता भी आई बात 1947 के अंदर क्या किया जाता है? आप कहेंगे 1947 के अंदर आप कहेंगे क्या किया जाता है? नेपाल नगर के अंदर अखबारी कागज का सरकारी कारखाना। याद रहेगी बात। कहां खोल दिया जाता है अखबारी कागज का सरकारी कारखाना? भाई साहब जी आपका उत्तर आएगा अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना ये नेपाल नगर में खोला जाता है। नेपाल नगर है कहां पे? मध्य प्रदेश में। कब खोला जाता है? 1943। कब खोला जाता है? 1943। चले आगे। अच्छा, अब देखिएगा इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा इसको। अब साथियों बोल करना यहां पे आ गया एक और आपके सामने रासायनिक उर्वरक उद्योग में भारत का पहला कारखाना ये कहां खोला जाता है? 1906 में रानीपेट नाम का स्थान है। रानीपेट नाम का स्थान है कहां पे? तमिलनाडु। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखिए क्या कि फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1951 में की जाती है। आप कहेंगे कहां की जाती है? सिंदरी में। और सिंदरी आता कहां पर है? आपका उत्तर आएगा झारखंड में। और ये की कब जाती है? 1951। कब की जाती है? 1951। याद रख लें फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी है कहां पे? आपका उत्तर आएगा झारखंड। और ये स्थापना कब की जाती है? 1951। कब की जाती है भैया? 1951 में। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब मोटर गाड़ी उद्योग। और मोटर गाड़ी उद्योग में आपको 5 फैक्ट्रियां हैं तो लगभग अमूमन पूछ ली जाती है, याद करोगे? आइए मेरे साथ। अशोका लेलैंड कंपनी कहां पे है जी? चेन्नई में। अशोका लेलैंड कंपनी कहां पे है? इसकी यूनिट कहां कार्य कर रही है? मुख्य रूप से चेन्नई। बात करते हैं हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कहां पे काम कर रहा है? कोलकाता में। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहां काम कर रहा है? पुणे में। मारुति लिमिटेड कहां काम कर रही है? गुड़गांव में। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स कहां काम कर रहा है? मुंबई में। और टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव ये कहां काम कर रहा है? जमशेदपुर। आपको इतना याद कर लेना है कि अशोका लेलैंड कंपनी कौन सी है? अशोका लेलैंड कंपनी ये कहां काम कर रही है? आपका उत्तर बनेगा अशोका लेलैंड ये चेन्नई में काम कर रही है। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड ये कहां काम कर रही है? कोलकाता में। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये कहां कार्यरत है? पुणे में। बात करें मारुति लिमिटेड कहां पे? गुड़गांव में। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स कहां पे? मुंबई में। और टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव ये कहां पे? जमशेदपुर। प्रमुख कंपनियां जिनसे प्रश्न कई दफा आ जाता है तो अपन तैयार हैं। और कौन से? अशोका लेलैंड चेन्नई में, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कोलकाता में, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे में। बात करते हैं मारुति लिमिटेड गुड़गांव में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स मुंबई में, और टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव जमशेदपुर। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कहां पे है? आपका उत्तर बनेगा जमशेदपुर में। आज कहां जाता है? जमशेदपुर। ठीक है, लिखिए। अब देखिएगा, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में साथियों बात आती है कि भारत में इसके बाद में इस सीसा उद्योग है ये कहां केंद्रित है? ये चूड़ियां पुड़ियां आती हैं कहां की आती हैं? फिरोजाबाद की आती है ना चूड़ी। फिरोजाबाद और सिकुहाबाद दोनों कहां पे? यूपी में। सीसा उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इसी प्रकार बात आती है दवा निर्माण उद्योग की, तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी पुणे में कार्यरत है। और दवा निर्माण के मामले में अगर बात करें उत्पादन के मामले में तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान आता है। और बात करते हैं जेनेरिक दवाओं की आपूर्तिकर्ता में भारत का विश्व में पहला स्थान आता है, इसलिए भारत को कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बात आती है नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कहां कार्यरत है? कोलकाता में मेन इसकी कब से कार्य कर रही है? 1957 से। बात करते हैं 1957 से काम कर रही है तो एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है इसका मेन कारखाना बेंगलोर में, और ये कब से काम कर रहा है? 1953। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये कब से कार्यरत है? 1953 से। नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोलकाता में ये कब से कार्यरत है? 1957 से। यहां याद हो जाएगा आपको कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये बेंगलोर में कब से कार्यरत है? 53 से। बात यहां कर रहे हैं नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोलकाता में 1957 से। के बाद आती है जलयान निर्माण उद्योग में, पहले प्राइवेट सेक्टर में सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से कंपनी खोल दी जाती है स्वतंत्रता से पहले। ये निजी क्षेत्र में खोली जाती है 1941 में। यानी भारत का पहला जलयान बनाने का कारखाना, जलपोत बनाने का कारखाना ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से। किस नाम से भैया? आप कहेंगे सिंधिया स्टीम नेविगेशन। कहां खोला जाता है? सर ये विशाखापट्टनम में खोला जाता है। सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से भारत का पहला जलयान कारखाना ये कहां खोला जाता है? तो आप कहेंगे सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से विशाखापट्टनम में। लेकिन 1952 में अब इसे भारत सरकार क्या करती है? अधिग्रहित कर लेती है। और भारत सरकार अधिग्रहित कर लेती है इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका अधिग्रहण किया जाता है और अधिग्रहण करके इसका नाम रख दिया जाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। प्रश्न बनेगा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है कहां पे? आपका सीधा सा जवाब बन जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड जो लिमिटेड है ये मुंबई में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां पे है? मुंबई। याद रखिएगा सीधी सी बात। 1952 में भारत सरकार इसका अधिग्रहण करती है और अधिग्रहण करके इसका जो नाम है ये क्या रख दिया जाता है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और हिंदुस्तान जो शिपयार्ड लिमिटेड है इसका मेन जो मुख्यालय है ये कहां पे? आप कहेंगे मुंबई के। कहां पे? चलिए आगे लिखिएगा। अच्छा चलें तो देखिएगा हिंदुस्तान जो शिपयार्ड लिमिटेड है इस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय ये तो विशाखापट्टनम में, थोड़ी गलती से भी मुंबई बोला गया, मुंबई में नहीं है, मुंबई में दूसरा है मजगांव डाक लिमिटेड। चर्चा करेंगे। यहां आपको याद रखना है क्या कि
बनाएगी मझगांव डाक लिमिटेड। ये कहां पे है, इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और यहां भी जलयान बनाया जाता है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये विशाखापट्टनम में है, मुंबई में नहीं है, और मझगांव डाक लिमिटेड ये कहां पे है, कल्याण। इसके बाद फिर बात आती है कि कोच्चि जो शिपयार्ड है ये कहां पे है, और कोच्चि शिपयार्ड से आपको एक बात याद रख लेनी कि भारत का आधुनिकतम और सबसे बड़ा जो पोत निर्माण केंद्र है ये कोच्चि शिपयार्ड। स्थापित कब किया जाता है कोच्चि शिपयार्ड को, तो आपका उत्तर बनेगा सर 1972 में इसको स्थापित किया जाता है। जर्मनी का इसमें सहयोग लिया जाता है, इसके सहयोग से आप कहेंगे जर्मनी के सहयोग से, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया जाता है। याद आपको इतना ही रख लेना है कि कोच्चि शिपयार्ड है कहां पे, केरल में, भारत का बड़ा पोत निर्माण केंद्र, साथ में आधुनिक। बात आती है गार्डन रिच वर्कशॉप। ये गार्डन रिच वर्कशॉप कहां पे है भाई साहब, आपका उत्तर बनेगा गार्डन रिच वर्कशॉप ये कोलकाता। गार्डन रिच वर्कशॉप कहां पे है, आप कहेंगे गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता में है। यहां भी क्या बनाए जाते हैं, कल्याण की बनाए जाते हैं। फिर बात आती है नीचे विभाग में वायुयान, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाते हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है ये है कहां पे, आपका उत्तर बनेगा बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां है, आप कहेंगे मुंबई में। सुनिए इसकी जब स्थापना की गई तो वही बात निजी क्षेत्र में था और निजी क्षेत्र में इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, एयरक्राफ्ट लिमिटेड। लेकिन उसके बाद में इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है और फिर इसका नाम रख दिया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अधिग्रहण कब किया जाता है, तो आप कहेंगे 1964 में। 1964 में किसके अधीन काम कर रहा है, तो आपका जवाब बन जाएगा सर ये भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है। जबकि मैं बात करता हूं 1940 में ये कौन से क्षेत्र में स्थापित किया गया था, ये निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया। आप कहेंगे 1940 में ये निजी क्षेत्र में क्या किया गया, आप कहेंगे स्थापित किया गया। निजी क्षेत्र में स्थापित किया कब जाता है, आप कहेंगे 1940 में। जबकि बात करते हैं 1964 में भारत सरकार द्वारा इसका क्या किया जाता है, आप कहेंगे अधिग्रहण किया जाता है। बात आती है रेल इंजन का सबसे पुराना कारखाना। रेल इंजन बनाने का सबसे जो पुराना कारखाना है ये कहां पे है अपने भारत में, ये चित्तरंजन में है। और चित्तरंजन है कहां पे भाई साहब, ये पश्चिम बंगाल में। ये रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है अपने भारत में, चित्तरंजन पश्चिम बंगाल। हालांकि बात करते हैं इससे पहले पेनिनसुलर जो कंपनी है इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन वहां पर वेगन वगैरह बनते थे, वहां इंजन का काम नहीं होता था। तो रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना जो कारखाना है ये कहां पे है, तो भाई साहब आपका उत्तर बनेगा ये आपका चित्तरंजन में है। और लगा के याद लेना 1922 में, 1922 में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी ये कहां स्थापित की जाती है, 1921-22 के अंदर स्थापित की जाती है पेनिनसुलर लोको कंपनी। कहां पे, आपका उत्तर आएगा झारखंड, है ना। मैं यहां लिख देता हूं 1921-22 के अंदर ये कहां स्थापित की जाती है, आप कहेंगे पेनिनसुलर लोको कंपनी झारखंड में। जबकि चित्तरंजन कहां पे, पश्चिम बंगाल। बात आती है डीजल के इंजन बनाने का महत्वपूर्ण कारखाना ये वाराणसी यूपी में। रेल के डिब्बे जहां बनते हैं तो पेरामपुर केरल के अंदर बनते हैं, कपूरथला पंजाब के अंदर बनते हैं। ये दोनों ही रेल के डिब्बों के बनाने के स्थान है। कौन कौन से हैं, पेरामपुर केरल और कपूरथला पंजाब, पेरामपुर केरल और कपूरथला पंजाब, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में बात आती है अपने चमड़ा उद्योग। भारत में चमड़े उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, आपका उत्तर आएगा भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है यूपी। इसके बाद फिर बात आती है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 11। पहले 7 थी, 8 9 10 11 हो। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी, तो आपका उत्तर है 14। अब ये है कौन सी 11 कंपनियां, इनके नाम आपको याद कर लेने, क्यों प्रश्न आ सकता है, बन सकता है तो अपने को याद भी करना। एक बात है सेल जिसे हम कहते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक आता है ओएनजीसी, बोले तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। एक आता है भारतीय तेल निगम। एक आता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी। एक आता है कोल इंडिया लिमिटेड। एक आता है भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, हेल जिसे हम कहते हैं। एक आता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेल जिसे हम कहते हैं। एक आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है। और एक आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। एक आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे सर ये कितनी 10 है, पहले 10 थी, फिर वही कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वें नंबर पे आप लिख लीजिएगा कि पावर फाइनेंस निगम। पावर फाइनेंस निगम ये 11वीं कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया। कौन सी, पावर फाइनेंस निगम या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 11वीं कंपनी है जिसे क्या दिया गया है, आप कहेंगे जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, आपका जवाब बनेगा भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे भारत इस्पात प्राधिकरण है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, भारतीय तेल निगम है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल जिसे हम कहते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, उसके बाद में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये भारत की 11 महारत्न कंपनियां हैं, आपको याद करना, ठीक है, लिख लीजिएगा इनको भी। इसके बाद 2-4 बातें और हैं लोगों से जुड़ी हुई, जिनको भी अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एक आपके सामने पूछा जा सकता है कि फूड यूज उद्योग या शौचालय उद्योग, ये कौन सा उद्योग, यानी मन यूं कहेंगे फूड यूज उद्योग या फिर शौचालय उद्योग, ये कौन सा उद्योग है। ये वो उद्योग होते हैं तो जिनका कच्चा माल कहीं बने, यानी मन यूं कह सकते हैं कि कच्चे माल की स्थिति पर निर्भर नहीं करते, कच्चे माल पर तो निर्भर करेंगे, लेकिन जिनकी स्थापना में कच्चे माल की स्थिति का कोई योगदान नहीं है, वो कहलाते हैं फूड यूज उद्योग। और जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर उद्योग। अब ये सॉफ्टवेयर का कोई कच्चे माल से लेना देना नहीं का, तो यहां से चलता है। बात करते हैं कि फूड यूज उद्योग को जिसे क्या करें, सॉफ्टवेयर उद्योग है, फूड यूज उद्योग या शौचालय उद्योग। इसके बाद बात आ रही है इलेक्ट्रिक्स उद्योग, इलेक्ट्रिक्स उद्योग, इसे मेटा संसाधन कहते हैं, यानी विश्व में मेटा संसाधन के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई। और एक चीज लिखना, विश्व का सबसे तेजी से उभरने वाला उद्योग, यानी विश्व में सबसे तेजी से उभरने वाला जो उद्योग है, आइए आपका कौन सा है, इलेक्ट्रिक उद्योग है। और इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कहां की गई थी, अब लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में कहां की जाती है? आप कहेंगे हैदराबाद में की जाती है भाई साहब, हैदराबाद। इसके बाद आप कहेंगे सिलिकॉन वैली, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? आप कहेंगे भारत की सिलिकॉन वैली, ये साथियों कहा जाता है बेंगलुरु। ये आपको याद कर लेना है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंगलुरु सूचना जो प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री है इसके अंदर अग्रणी अपने भारत में। और वैश्विक संदर्भ में बात करते हैं तो सिलिकॉन वैली है कहां पे? अमेरिका के अंदर। इसके बाद बात आती है अपनी सीधी सी कि आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि अपने भारत में लाख उद्योग, इसका केंद्र कहां पे है? सीधा सा आपका उत्तर आएगा झारखंड में। और झारखंड के साथ में छत्तीसगढ़, यहाँ पे लाख उद्योग का क्या है? केंद्रीकरण। इसके बाद में फिर बात आती है कि दियासलाई उद्योग, दियासलाई उद्योग लिखिएगा 1921 में आपका कहां खोला जाता है? दियासलाई उद्योग 1921 में खोला जाता है असम के, कहां खोला जाता है? असम के अंदर खोला जाता है। इसके बाद में बात आती है तंबाकू उद्योग की, तंबाकू उद्योग ये हमारे भारत में कहां केंद्रित है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, गुजरात। अब गुजरात भी मतलब अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में आने लग गया है। और जब गुजरात और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान याद करना आपको, राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है कहां पे? आपका उत्तर आएगा राजमुंद्री में। राजमुंद्री है कहां पे? आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री कहां पे भाई साहब? आंध्र प्रदेश में है। और जाने किसके लिए जाती है? आप कहेंगे जाना जाता है राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र। देखिएगा बाबा ने लाख उद्योग झारखंड छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से झारखंड है। बात आती है लाख उद्योग के बाद में दियासलाई उद्योग की 1921 में असम में। और इसके साथ ही आपको याद रखना है एक अहमदाबाद के अंदर भी इसका संयंत्र खोला जाता है। ये दोनों स्थान है जहां पे दियासलाई उद्योग खोला जाता है। फिर आगे बात करेंगे अपन, लास्ट बात है ये नई डेफिनेशन आई इसलिए आपको बताना उचित समझा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपको याद रखना है 3 टाइप के उद्योग होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म उद्योग, एक होते हैं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एक होता है लघु उद्योग और एक होता है मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम। बात आती है एक तो इनका कारोबार, कारोबार और एक आता है इनमें निवेश। किस चीज का निवेश सर? उपकरण आदि, उपकरण है, कोई मशीनरी है, कोई संयंत्र की स्थापना करनी है। इसके आधार पर इन तीनों में याद रखें। अब अगर मान लें किस उद्योग को अपन सूक्ष्म में गिनेंगे, इसका निवेश 1 करोड़ रुपए तक है, इसका निवेश 1 करोड़ रुपए तक, उसे आप सूक्ष्म में गिनेंगे। साथ में इसका कारोबार, ये नई डेफिनेशन इसलिए मैं बता रहा हूं 5 करोड़ रुपए अगर तक, इससे ज्यादा नहीं, 5 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम। बात करते हैं लघु में, किसे गिनेंगे जी? लघु में आपको याद रखना है कि जिनका निवेश 1 करोड़ से ज्यादा हो और कितने करोड़ तक हो? 10 करोड़ रुपए तक। तो 1 करोड़ से ज्यादा होगा वही होगा 1 करोड़ तक तो सूक्ष्म है। 10 करोड़ तक जिनमें निवेश हो और 50 करोड़ तक जिनका कारोबार, 50 करोड़ रुपए तक जिनका क्या होगा? आप कहेंगे मध्यम किसे कहेंगे? 50 करोड़ रुपए तक मध्यम वो है जहां 50 करोड़ रुपए तक निवेश है और 250 करोड़ रुपए तक जिनका क्या है? आप कहेंगे 250 करोड़ रुपए तक जिनका कारोबार। इससे ऊपर बड़ा वृहत उद्योग बन जाएगा, इससे ऊपर बड़ा वृहत उद्योग बन जाएगा। सूक्ष्म, लघु, मध्यम, ये निवेश के आधार पर याद रखेंगे। 1 करोड़ रुपए तक निवेश है तो सूक्ष्म है, 5 करोड़ तक का कारोबार है तो भी सूक्ष्म है, 10 करोड़ तक का निवेश, 50 करोड़ तक का कारोबार तो लघु है। और बात करते हैं 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार, तो इस उद्योग को कहते हैं मध्यम उद्योग। कौन सा? ये 3 उद्योगों की कुछ बातें आपसे शेयर की, साझा की।